हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम जो BPCHN ब्रिज कोर्स चल रहा है उसके कुछ इम्पोर्टेंट MCQs कर रहे थे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सीरीज फर्स्ट में 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर करेंगे। और ब्लॉक 1 चल रहा है अभी हमारा, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। तो इसके हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट उनको हम यहाँ पर करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, एनिमल डंग, क्रॉप रेजिड्यूस, ग्रास एंड लीव्स आर। ठीक है, ये कौन से वेस्ट के अंदर आते हैं? ठीक है, एनिमल डंग है, क्रॉप रेजिड्यूल है, ग्रास और लीव्स है। तो जैसा कि नाम से ही सजेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है डोमेस्टिक वेस्ट है या एग्रीकल्चर वेस्ट है, कमर्शियल वेस्ट है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो ये वेस्ट है वो कौन से उसके अंदर आता है। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एग्रीकल्चर वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ स्लज। ठीक है, जो डिस्पोजेबल स्लज है उसका अगर हम इम्प्रॉपर डिस्पोज करें तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्लज क्या होता है। स्लज क्या होता है? वाटर वेस्ट होता है जो कहाँ से निकलता है? हाउस होल्ड से निकलता है, जैसे सिंक हो गया, वाटर बाथ हो गया। ठीक है, तो इनसे क्या निकलता है? जो गंदा पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। इसके अंदर क्या है वो नहीं आता, जो हमारे घरों से जो एक्सक्रेट होता है उसका जो वेस्ट वाटर होता है उसको इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हैं स्लज के अंदर। स्लज के अंदर क्या होता है? जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर होता है, जैसे सिंक से निकल गया, नहाने के पानी से निकल गया, इस तरह का जो वाटर होता है वेस्ट वाटर, उसको हम स्लज बोलते हैं। इसमें टॉयलेट जो वाटर होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इसका डिसएडवांटेज बताना है स्लज का। अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल हो तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए है आपके सामने, इंक्लूड द पोटेंशियल्स टू कंटामिनेट द सॉइल। ये क्या कर सकता है? सॉइल को कंटामिनेट कर सकता है। एंड बी ऑप्शन है पॉल्यूट वाटर सोर्स एंड क्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट है सी ऑप्शन है फेवरेबल ब्रीडिंग कंडीशंस फॉर डिजीज वेक्टर, ये भी हो सकता है। और डी ऑप्शन से आपका ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है? सॉइल को कंटामिनेट भी कर सकता है ये, और पानी को क्या कर सकता है? पॉल्यूट भी कर सकता है, और जो फेवरेबल ब्रीडिंग कंडीशंस भी क्या कर सकता है? ये प्रोवाइड कर सकता है। किसके लिए? डिजीज वेक्टर्स के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कैरी सैनिटेशन सिस्टम इज यूज। जो कैरी सैनिटेशन सिस्टम है वो किस में यूज किया जाता है? ए ऑप्शन सेप्टिक टैंक में, BMW में, बायोगैस में या स्लज में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सेप्टिक टैंक में हम कैरी सैनिटेशन सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डेफिनेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिटर्मिनेंट्स जनरली इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड सॉरी, जो इसमें हम देखते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी की जो डेफिनेशंस होते हैं उसमें डिटर्मिनेंट्स यूज आते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है? कोई भी डिजीज हो जाती है, किस किस की वजह से होती है। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं, कॉजेज होते हैं, कंट्रोल मेजर्स होते हैं या सोर्सेज होते हैं। तो जिनकी वजह से होती है क्या डिजीज, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉजेज बोलते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? कॉजेज के अंदर आते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द हॉलमार्क फीचर्स ऑफ एन एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी स्टडी। जो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है उसका हॉलमार्क फीचर्स क्या होता है? ऑप्शंस ए आपके सामने, यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप होता है,
या लेबोरेटरी कंफर्मेशंस ऑफ डायग्नोसिस होता है। सी ऑप्शंस है पब्लिकेशंस इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल होता है, या स्टैटिकल एनालिसिस यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशंस होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडी करते हैं, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडी की जाती है उसका सबसे मेन फीचर्स क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप। क्या करते हैं हम इसमें कोई भी एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं उसमें एक एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप बना करके हम क्या करते हैं उसकी स्टडी करते हैं। यही क्या होता है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है। इसमें क्या नहीं करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट नहीं किया जाता है, ना ही पब्लिकेशंस जो पीयर ग्रुप है उसको जर्नलाइज किया जाता है, ना ही क्या करते हैं स्टैटिकल एनालिसिस किया जाता है। तो जो सही आंसर है वो क्या होता है, यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप। इसके बाद है व्हेन एनालाइजिंग सर्विलेंस डाटा बाय एज विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज प्रेफर्ड। जब हम कोई भी सर्विलेंस करते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज प्रेफर्ड, तो कौन सा एज ग्रुप को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है, सर्विलेंस करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शंस है फर्स्ट ईयर एज ग्रुप लेंगे, बी है 5 ईयर एज ग्रुप लेंगे, या 10 ईयर एज ग्रुप लेंगे, और डी ऑप्शन है आपके पास डिपेंड्स ऑन द डिजीज। तो कोई भी डिजीज है उसका सर्वे करने के लिए अकॉर्डिंग टू एज कौन सी एज को हम लेंगे, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड ऑन द डिजीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, डिपेंड ऑन द डिजीज। डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से एज ग्रुप में वो स्प्रेड आउट हुई है, फैली है, तो उसी एज ग्रुप को हम ध्यान में रखते हुए उस डिजीज का क्या करेंगे, सर्विलेंस एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट है स्टडी इन विच चिल्ड्रंस आर रैंडमली assigned to receive either a newly formulated vaccine or the currently available vaccines and are followed to monitor for side effect and effectiveness of each vaccine is an example of which type of study। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा है, मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसी स्टडी जिसमें क्या करते हैं चिल्ड्रंस को क्या कहते हैं रैंडमली असाइन किया जाता है, किसके लिए, टू रिसीव आइदर, या तो वो न्यूली वैक्सीन ले रहे हैं या जो करंटली में जो वैक्सीन है वो उसको अवेलेबल जो वैक्सीन है उसको उनको दी जा रही है, किसके लिए, आर द फॉलोअर मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट, उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट को देखने के लिए कुछ बच्चों का क्या करें रैंडमली उनको असाइन किया जाता है। ठीक है, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ईच वैक्सीन, या तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए, या फिर क्या करते हैं उस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं उसको चेक करने के लिए कुछ बच्चों को क्या किया जाता है, रैंडमली असाइन किया जाता है। तो ये जो टेक्निक है, ये जो स्टडी है वो किसके अंदर आती है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है। आपके सामने आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, बी ऑप्शन में क्या है, क्लिनिकल ट्रायल है, या फिर जो सी ऑप्शन है वो क्या है, केस कंट्रोल है। तो आप डी ऑप्शन है आपका ए एंड बी है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका हम सही आंसर क्या करेंगे, इसको ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल भी बोलेंगे और क्लिनिकल ट्रायल भी बोलेंगे। ठीक है, केस कंट्रोल इसको नहीं बोलेंगे। केस कंट्रोल क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है या फिर नेक्स्ट इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाली हूँ कि केस कंट्रोल क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक केस कंट्रोल होता है स्टडी करने का और एक होता है कोहार्ट स्टडी। ठीक है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड ऑफ डिजीज कॉजेशंस रेफर। जो इसमें देख रहा है एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रेड होता है, कोई भी डिजीज का कारण होता है उसके क्या होते हैं, ट्रेड होता है। 3 कारण होते हैं, उनमें से आपको बताना है इन ऑप्शंस में कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट होता है, बी ऑप्शन है टाइम प्लेस पर्सन होता है, सी ऑप्शन क्या है सोर्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन और ससेप्टिबल होता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबाउट। इसमें डी ऑप्शन नहीं दिखा है, ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है इसमें, ऑल ऑफ दी अबाउट। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो कोई भी डिजीज का कॉज करने के लिए क्या ट्राइड होता है,
ये होता है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है किसी भी डिजीज के ट्रांसमिशन के डायरेक्ट मोड के लिए। द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज का ट्रांसमिशन होता है किसी डायरेक्ट मोड से, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्हीकल मोड है, फूड बोर्न है, वेक्टर बोर्न है या ट्रांस प्लेसेंटल मोड है। ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ट्रांस प्लेसेंटल मोड क्या होता है? डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज होता है। व्हीकल नहीं होता है, फूड बॉर्न नहीं होता है। ठीक है, फूड बॉर्न से भी डायरेक्ट डिजीज नहीं फैलती है। वेक्टर बॉर्न जैसे मॉस्किटो वगैरह है तो उससे भी क्या होता है? डायरेक्ट डिजीज नहीं फैलती है। और व्हीकल से भी क्या नहीं फैलती है। तो इसमें क्या आएगा? ट्रांस प्लेसेंटल मोड होता है। मतलब कि अगर प्लेसेंटा से डायरेक्ट बच्चों में क्या हो सकता है कि डिजीज फैलती है। तो ये क्या होता है? डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if birth rate is high and death rate is decline, the country will be in which state of demographic cycle? जो demographic cycle है उसके अंदर क्या है कि अगर किसी भी कंट्री की बर्थ रेट क्या है? हाई है और डेथ रेट क्या है? उसकी डिक्लाइन है, तो वो डेमोग्राफी की कौन सी स्टेट के अंदर आएगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। हाई स्टेशनरी कहेंगे, लेट एक्सपेंडिंग कहेंगे या अर्ली एक्सपेंडिंग कहेंगे या फिर लो स्टेशनरी कहेंगे। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इसके बाद मैं आपको इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि हाई स्टेशनरी क्या होती है, लेट एक्सपेंडिंग क्या होती है। इसकी जो डेमोग्राफी की जो साइकिल है उसकी जो स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं, उसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगी। आप उसको आगे तक आपको क्या रहेगा? वो लर्न रहेगा कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और कौन कौन से स्टेजेस में जो पॉपुलेशन होती है उसकी कंडीशंस कैसी होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द डेमोग्राफिक साइकिल एट विच स्टेज इंडिया स्टैंड। इंडिया कौन सी स्टेट में है अभी? डेमोग्राफी की साइकिल की कौन से स्टेज में है? ऑप्शन ए है हाई स्टेशनरी में है, लेट एक्सपेंडिंग में है या फिर अर्ली एक्सपेंडिंग में है या फिर लो स्टेशनरी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। लेट एक्सपेंडिंग में अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो स्थित है ना। अब हम समझ लेते हैं डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इस चार्ट के थ्रू कि कितनी इसकी स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज में किस किस तरह से डेथ रेट और बर्थ रेट की कंडीशन रहती है। ठीक है, इसकी जो स्टेजेस होती हैं वो कितनी होती हैं? 5 स्टेजेस होती है डेमोग्राफिक साइकिल की। फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं हाई स्टेशनरी, सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग, थर्ड स्टेज को है लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ है लो स्टेशनरी और 5 जो स्टेज है वो क्या होती है? डिक्लाइन होती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है वो है हाई स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी में क्या होता है कि आपको ये क्या है? बर्थ रेट, बी आर का मतलब बर्थ रेट और डी आर का मतलब होता है डेथ रेट। इसमें क्या होता है? हाई का मतलब दोनों ही क्या हो रही हैं? इसमें हाई हो रही हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होगी वो है इसमें पॉपुलेशन क्या ग्रोथ करेगी? इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन की क्या होगी? ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट भी क्या हो रही है? इसमें बढ़ रही है और डेथ रेट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब लोग जो पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं और मर भी क्या रहे हैं? ज्यादा रहे हैं। तो ज्यादा मर रहे हैं तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली क्या होगी? बर्थ रेट ज्यादा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये जो सिचुएशन थी वो क्या थी? इंडिया की 1920 के अंदर थी, क्योंकि उस टाइम क्या था? मेडिकल फील्ड ने इतना अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं किया था, इतना ज्यादा इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई थी। तो लोगों में क्या हो रही थी? बीमारियां भी उस टाइम ज्यादा फैल रही थी, लेकिन पैदा तो लोग बाग बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो लोग बाग क्या हो रहे थे? बीमारी की वजह से मर ज्यादा रहे थे, लेकिन उनकी जो बर्थ रेट थी वो क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो पॉपुलेशन क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। तो ये जो कंडीशन थी हाई स्टेशनरी की,
किस टाइम थी इंडिया की? 1920 में। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाली स्टेज, फर्स्ट स्टेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज है सेकंड स्टेज, इसको हम बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होता है, इसमें जो बर्थ रेट है वो क्या होती है? स्टेबल रहती है, ना तो बढ़ती है और ना ज्यादा घटती है। लेकिन जो डेथ रेट है वो क्या हो रही है? इसमें घट रही है। डेथ रेट घट रही है तो इसका मतलब क्या होगी? पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि लोग बाग क्या नहीं हो रहे? मर ज्यादा नहीं रहे, लोग बाग मर नहीं रहे, तो लेकिन इसमें क्या स्टेबल है, इसकी पॉपुलेशन तो वही की वही है, तो पॉपुलेशन क्या रहेगी? इंक्रीज में आएगी। और ये जो कंडीशन है वो कहाँ पर होती है? अफ्रीका और साउथ एशिया की। अब है थर्ड स्टेज, इसको हम बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। अब जो इंडिया की कंडीशन है इस टाइम वो क्या है? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है। इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है, बर्थ रेट है, वो क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और जो डेथ रेट है वो क्या हो रही है? कंटिन्यूअस क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, सॉरी घटती जा रही है इसमें, सॉरी है ना, डेथ रेट क्या हो रही है? इसमें घटती जा रही है। डेथ रेट घटेगी तो मतलब लोग बाग कम मर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन में जो बर्थ रेट है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। लोग बाग मतलब अब आजकल क्या होने लगे, इसमें फैमिली प्लानिंग वगैरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, और भी ज्यादा अदर प्रोसेस भी इसमें यूज किए जा रहे हैं, तो लोग बाग क्या कर रहे हैं? बर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन टू द डेथ रेट, तो इसमें भी क्या होगी? पॉपुलेशन बढ़ेगी इसमें। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बर्थ रेट क्या हो रही है? इसमें कम है, और जो डेथ रेट है वो इसके कंपैरिजन में क्या होती जा रही है? बहुत ज्यादा घटती जा रही है डेथ रेट। डेथ रेट घटेगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन भी बढ़ेगी इसमें ना। इंडिया, चाइना और सिंगापुर, ये जो कंट्री हैं वो कौन सी स्टेज के अंदर आते हैं? थर्ड स्टेज में आते हैं, लेट एक्सपेंडिंग में। इनकी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है? कंटिन्यूअस बढ़ रही है। अब हम चलते हैं लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी में क्या होता है कि जो बर्थ रेट है वो भी क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, और जो डेथ रेट है वो भी क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। तो जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी? न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। ऐसी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? यूके की, डेनमार्क की और स्वीडन की है। अब हम चलते हैं जो एक फाइनल स्टेज हो रहा है, 5 स्टेज, उसको हम बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट बढ़ रही है। ठीक है, बर्थ रेट क्या हो रही है इसमें? सॉरी घट रही है इसमें, बर्थ रेट घट रही है, और जो डेथ रेट है वो भी क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बर्थ रेट भी क्या हो रही है? कम हो रही है, और लोग बाग मर भी क्या रहे हैं? इसमें ज्यादा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसमें? पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। और ये कौन सी कंडीशन है? जर्मनी और हंगरी की। अब हम नीचे देख लेते हैं, जो इंडिया था 1920 में कौन सी स्टेज के अंदर था? हमने पहले ही बता दिया, हाई स्टेशनरी के अंदर था। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये एग्जाम में आने के ज्यादा इसके चांसेस रहते हैं कि 1920 में इंडिया की कौन सी कंडीशन थी? तो उस टाइम थी इंडिया की हाई स्टेशनरी थी। और अब जो प्रेजेंट में इंडिया की जो स्टेज है वो कौन सी है? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है। आई थिंक आपको ये डेमोग्राफिक साइकिल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। ना सेक्स रेशियो इज यूज टू डिस्क्राइब द, सेक्स जो रेशियो होता है वो किसमें हम उसको डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल, या नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, नंबर ऑफ मेल पर 1000 बर्थ। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जो हम सेक्स रेशियो निकालते हैं वो कितने का निकालते हैं? 1000 मेल के ऊपर फीमेल्स की कितनी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमॉन्ग द इंडियन स्टेट एज पर 2011 से 2011 की जनगणना के अनुसार जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो कौन से स्टेट का है? ठीक है, ए ऑप्शन हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी केरला और डी अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो कौन से स्टेट का है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश का
क्या है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, और जो सबसे पुअरेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो किसका है, हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये द पुअरेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट इन 2011 सेंसस इज फाउंड इन, किसका है इसमें, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, हरियाणा का सबसे पुअर चाइल्ड सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस इज टेकिंग यूजली इन एवरी, जो जनगणना की जाती है वो यूजुअली कितने ईयर में की जाती है, ऑप्शन ए है 2 ईयर में की जाएगी, 10 ईयर में, या फिर 1 ईयर में, या 5 ईयर में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, हर 10 साल में क्या की जाती है, जनगणना की जाती है। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्ट, पहली जनगणना इंडिया में कब हुई थी, ऑप्शन ए है 1911 में हुई थी, 1901 में हुई थी, या 1891 में हुई थी, या डी ऑप्शन है 1881 में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1881 में पहली जनगणना हुई थी इंडिया में, और हर 10 साल में होती है ना। बोथ बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन, ठीक है, कब किए जाते हैं, ऑप्शन ए है डेथ का और बर्थ का दोनों का रजिस्टर्ड कितने दिनों के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए, ऑप्शन ए है, पहले इसके अलग अलग टाइम था, लेकिन अब क्या कर दिया, एक ही टाइम कर दिया इसका, ऑप्शन ए है 1 मंथ, बी है आपका 1 ईयर, सी क्या है 45 डेज में, और डी ऑप्शन है आपका 21 डेज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 डेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द सर्विलेंस वेयर रिपोर्ट्स आर अवेटेड एंड नो अटेम्प्ट्स आर मेड टू सीक रिपोर्ट्स एक्टिवली फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स इन द सिस्टम, ऐसे सर्विलेंस को क्या कहेंगे। सर्विलेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सर्विलेंस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक और होता है सैनिटाइल, उसको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला क्या होता है एक्टिव और दूसरा पैसिव होता है, एक होता है सैनिटाइल सर्विलेंस। तो आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा सर्विलेंस जिसमें क्या करते हैं, वेयर रिपोर्ट्स आर अवेटेड एंड नो अटेम्प्ट आर मेड टू सीक रिपोर्ट्स एक्टिवली, मतलब जो बीमार लोग हैं उसकी जो हम रिपोर्ट करते हैं वो एक्टिवली जाकर के न करके क्या करते हैं, अवेटेड किया जाता है, किसी रिपोर्ट को मंगवाया जाता है, ठीक है, फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स इन द सिस्टम। तो ऐसे जो सर्विलेंस होता है, मतलब जो सर्वे करता है वर्कर, वो खुद न जाकर के क्या करता है, उस रिपोर्ट को किसी के थ्रू मंगवा करके उस रिपोर्ट को लेता है, ऐसी जो सर्विलेंस होते हैं उसको क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका पैसिव सर्विलेंस, बी है आपका क्या है एक्टिव सर्विलेंस, या फिर सी ऑप्शन में क्या है आपका सैनिटाइल सर्विलेंस कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, इसको बोलेंगे हम पैसिव सर्विलेंस। ठीक है, एक्टिव सर्विलेंस में क्या होता है कि पेशेंट जो हेल्थ वर्कर होता है वो खुद होम टू होम जाकर के क्या करता है, सर्वे करता है। तो ऐसे जो सर्विलेंस होता है उसको एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं, बल्कि जो पैसिव जो सर्विलेंस होता है उसमें क्या करता है, पेशेंट खुद हॉस्पिटल में आकर के अपना ट्रीटमेंट करवाता है। तो ऐसी जो सर्विलेंस होती है उससे जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं वो क्या होती है, पैसिव सर्विलेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देख लेते हैं इसके टाइप्स देख लेते हैं सर्विलेंस के, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये टाइप्स ऑफ सर्विलेंस डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। हम डाटा जो कलेक्शंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का जो होता है ये सर्विलेंस 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस और सैनिटाइल सर्विलेंस। एक्टिव जो सर्विलेंस होता है वो क्या, देयर इज एन एक्टिव सर्च फॉर केसेस, केस को हम एक्टिव रूप से क्या करते हैं, सर्च करते हैं, जैसे कि हाउस टू हाउस जाकर के जो सर्वे किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सर्विलेंस बोल। जैसे मलेरिया का केस हो गया, मलेरिया में क्या कहते हैं घर घर जाकर के केस को फाइंडिंग करना, ठीक है। और आजकल जैसे कोविड में भी क्या करते हैं, हाउस टू हाउस जाकर के लोगों का सर्वे करते हैं। और इसी तरह से पैसिव जो सर्विलेंस होता है वो क्या होता है, डाटा कलेक्शन बाय पब्लिक हेल्थ एजेंसीज फ्रॉम द पेशेंट्स हु केम टू देम। ठीक है, इसमें क्या करता है कि जो पब्लिक हेल्थ एजेंसीज रहते हैं उसके पास पेशेंट आता है और उसके बाद वो क्या करता है, उसके डाटा कलेक्शन करता है। जैसे कि जो डॉट्स का है ट्रीटमेंट वो कैसे होता है, पैसिव सर्विलेंस के अंदर आता है। एक और होता है सैनिटाइल सर्विलेंस, ये क्या होता है, एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। इसमें क्या करता है, रैंडमली उसके क्या किया जाता है, सैंपल लिया जाता है और उसके बाद उसके डाटा कलेक्शन किया जाता है। रैंडम भी हो सकता है और नॉन रैंडम भी हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सर्विलेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
डैश इज द सर्विलेंस विच इज बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अ सैंपल। मतलब जो ऐसा क्या बोलता है ऐसा सर्विलेंस जो किस पर डिपेंड करता है, विच इज डिपेंड ऑन द रैंडम और नॉन रैंडम कलेक्टिंग साइट एज इंडिकेटेड डाटा फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई केस ऑफ अ डिजीज अर्लियर। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया था कि ऐसा जो सर्विलेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि इसमें रैंडम और नॉन रैंडम क्या किया जाता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस केस को, इस डिजीज का ये केस है इस पूरी पॉपुलेशन में। तो ऐसे जो सर्विलेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव सर्विलेंस बोलेंगे, एक्टिव सर्विलेंस बोलेंगे या फिर सैनिटाइज सर्विलेंस बोलेंगे। ठीक है, तीनों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पैसिव में तो क्या होता है कि पेशेंट खुद आता है और उसके बाद हम डाटा कलेक्शन करते हैं, और एक्टिव में क्या होता है कि जो हेल्थ वर्कर होता है वो हाउस टू हाउस जाता है। और जो सैनिटाइज जो सर्विलेंस होता है उसमें क्या करता है कि रैंडमली और नॉन रैंडम क्या करता है, कलेक्शंस किया जाता है साइट पर जाकर के, और उसके बाद जो होल पॉपुलेशन होते हैं उसको उसी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है डिजीज के लिए। तो इस तरह की जो सर्विलेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, सैनिटाइज सर्विलेंस बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसमें रैंडम और रैंडम कलेक्शन किया जाता है डाटास का, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन होती है उसको उसी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है केस के तौर पर कि इस डिजीज के इसमें केसेस हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक एंश्योर दैट द सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब ऐसी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें जो सैंपल हम लेते हैं वो क्या करता है, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए है स्नोबॉल सैंपल टेक्निक है, पर्पसिव है, या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है, या फिर रैंडम सैंपल टेक्निक है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। अगर आपको आंसर आता है तो इसका तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। क्वेश्चंस आपके सामने है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ऐसी कौन सी टेक्निक है सैंपल टेक्निक की जो क्या करता है, एक सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रैंडम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नोबॉल सैंपल टेक्निक इज क्या है, किस तरह की है, क्वाटा सैम्पलिंग है, पर्पसिव है, या नॉन रैंडम सैंपल टेक्निक है, या रैंडम सैंपल टेक्निक है। आपको मैं अभी इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि जो सैंपल टेक्निक होती है कितने टाइप्स की होती हैं और उसके कौन कौन से सब टाइप्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको बताना है, ऑप्शन ए आपके सामने क्वाटा सैम्पलिंग है, या पर्पसिव है, या नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, या रैंडम सैम्पलिंग है। तो जो स्नोबॉल सैंपल टेक्निक है वो किसमें आती है, नॉन रैंडम सैंपल टेक्निक के अंदर आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड रिलीजन्स एंड डिराइविंग द सैंपल रैंडमली फ्रॉम ईच होमोजेनियस ग्रुप इज। ऐसी सैंपल टेक्निक को क्या कहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है कि डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस ग्रुप, जो पॉपुलेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, होमोजेनियस ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देंगे। होमोजेनियस ग्रुप मतलब एक ही टाइप के ग्रुप, जैसे कि हमने किसके अकॉर्डिंग ले लिया, रिलीजियस के अकॉर्डिंग ले लिया, एज के अकॉर्डिंग ले लिया, जेंडर के अकॉर्डिंग ले लिया, जैसे फीमेल फीमेल का एक ग्रुप बना लिया, मेल मेल का एक ग्रुप बना लिया, धर्म के अनुसार ले लिया, एक ही होमोजेनियस ग्रुप बना करके फिर क्या करते हैं, डिराइविंग द सैंपल रैंडमली, और फिर हम क्या करते हैं उसमें सैंपल रैंडमली सैंपल लेते हैं। ठीक है, उस होमोजेनियस ग्रुप में। तो ऐसे जो हम बनाते हैं सैंपल टेक्निक उसको क्या बोलेंगे, हम क्लस्टर बोलेंगे, या फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग बोलेंगे, या पर्पसिव सैंपलिंग बोलेंगे, या क्वार्टर सैंपलिंग बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग बोलेंगे। स्ट्रेटिफाइड जो रैंडम सैंपलिंग है उसमें क्या करते हैं, होमोजेनियस ग्रुप बना करके फिर क्या करते हैं उसका रैंडमली सैंपल लिया जाता है। Now next question is selections of predefined number of subjects from specific subgroup of populations। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड नंबर, एक हमें नंबर लेना है, किसी एक नंबर का क्या करना है, सिलेक्शंस करना है ऑफ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का, किस में से, स्पेसिफाइड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है उसका क्या करते हैं सब ग्रुप जो बनाते हैं हम, स्पेसिफिक सब ग्रुप है उसमें से क्या करते हैं हम नंबर्स लेते हैं, एक प्री डिफाइंड
एक नंबर ले लेते हैं, तो ऐसी जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक रैंडम बोलेंगे, क्वार्टर सैम्पलिंग बोलेंगे, पर्पसिव बोलेंगे या स्नोबॉल बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। Now next question, every number of the population is equally likely to be selected and the sample are withdrawn with the help of random sample table। ठीक है, तो ऐसी जो सैंपल टेक्निक है उसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लो पहले। सबसे पहले एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वली लाइक, मतलब जो पॉपुलेशन है उसके हर मेंबर को क्या करता है, इक्वली क्या क्या सेलेक्ट किया जाता है, एंड द सैंपल आर विड्रॉन विद द हेल्प ऑफ रैंडम सैंपल टेबल। और क्या करेंगे हम, रैंडम टेबल से जो क्या करेंगे, सैंपल को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसी जो टेक्निक होती है उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलेंगे, ये क्वाटा बोलेंगे, ये पर्पसिव बोलेंगे, या फिर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग बोलेंगे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि पॉपुलेशन में से किसी को सेलेक्ट करते हैं इक्वली सेलेक्ट करके, और उसमें से क्या करते हैं, रैंडमली सैंपल उठाते हैं। तो ऐसी जो टेक्निक होती है उसको हम बोलेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिंपल रैंडम। इसका जो आंसर होगा आप लगा लीजिए, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको कि जो सैंपल टेक्निक होती है वो कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी होती है, उसके सब टाइप्स। तो आपको मैं बता दूं, इसके जो क्लासिफिकेशंस में हम देखते हैं 2 टाइप्स की होती है ये सैंपल टेक्निक। एक होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। इसके दूसरे नाम भी और है, प्रोबेबिलिटी को हम क्या कह सकते हैं, रैंडमली, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी को हम बोल सकते हैं नॉन रैंडमली। ठीक है, अब इसको और हम सब ग्रुप में क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक, फिर उसके बाद क्लस्टर है, सिंपल रैंडम है, और स्ट्रेटिफाइड, इसको हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। इसी तरह से जो नॉन रैंडम है उसको हम क्या करेंगे, और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कन्वेंस, इसके अलावा जजमेंट, फिर आ जाता है क्वाटा, और फिर है स्नोबॉल। ये किस में आते हैं, नॉन रैंडम। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको ऑप्शन में इस तरह क्वेश्चन में दे दिया जाए कि कन्वेंस इज द विच टाइप ऑफ सैंपल टेक्निक है, रैंडम है या नॉन रैंडम है। ठीक है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि जो कन्वेंस है वो किस तरह की सैंपल टेक्निक में आ जाती है, नॉन रैंडम सैंपल टेक्निक में आती है। अब मैं आपको बता दूं, मैं जो सिस्टमेटिक जो रैंडम सैंपलिंग टेक्निक है वो क्या होती है कि इसमें क्या करते हैं फर्स्ट सैंपल जो पॉपुलेशन है उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट सैंपल को रैंडमली उठाया जाता है, उसके बाद जो बाकी की जो पॉपुलेशन है उसमें क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से उसमें सैंपल लिया जाता है। किस तरह से, जैसे हर 5 आफ्टर 5 नंबर्स है, आफ्टर 10 नंबर्स है, आफ्टर 100 नंबर्स है, तो इस तरह से एक इंटरवल के अंदर क्या कर सकते हैं, हम उस क्वार्टर्स को या फिर सॉरी उस नंबर्स को क्या करते हैं, या सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं। पहला सैंपल हमने क्या कर लिया, रैंडमली ले लिया पॉपुलेशन में, उसके बाद हर 10 घर छोड़ करके या हर 15 घर छोड़ करके हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से उस सैंपल टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आ जाता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में अभी मैंने बताया था आपको, इसमें क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसको होमोजेनियस ग्रुप में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि फीमेल का एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, और इसी तरह एज ग्रुप के अकॉर्डिंग एक वो बना लिया, ग्रुप बना लिया, या फिर रिलीजियंस के अनुसार एक ग्रुप बना लिया। फिर हम क्या करते हैं, उसमें रैंडमली सैंपल लिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसी तरह से अब क्या होता है, नेक्स्ट जो है वो होता है क्लस्टर। क्लस्टर में भी क्या होता है, इसी तरह से पॉपुलेशन को क्या करते हैं, इस क्लस्टर्स में डिवाइड कर करके, और क्या करते हैं, जैसे कोई ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स ले लिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसको हमने क्लस्टर बना लिया, उसमें से हमने क्या किया, रैंडमली सैंपल ले लिया। तो इस तरह से क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं क्लस्टरी रूप में। सिंपल में तो आपको मैंने बता ही दिया था, सिंपल जो रैंडम है उसमें क्या करते हैं, हम एक पूरी पॉपुलेशन से उसको एक लाइकली उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया,
एक रैंडम कोई कलेक्शन ले लिया और होल पॉपुलेशन को उसी के अनुसार हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि इस तरह की यहाँ पर डिजीज स्प्रेड आउट है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक, या फिर हम कह सकते हैं इसको रैंडम सैंपल टेक्निक। इसके बाद अब जो टेक्निक आती है वो होती है नॉन रैंडम टेक्निक। इसमें क्या होता है कि कन्वेंस के अनुसार लिया जाता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या करते हैं सैंपल ले लेते हैं। इसके बाद जजमेंट है इसी तरह से, और क्या बोलते हैं पर्पज भी है इसका एक टाइप, और तो पर्पज के अनुसार क्या कर सकते हैं रैंडम लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है। और क्वाटा में क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उसमें से क्या करते हैं एक नंबर्स लिया जाता है सैंपल के तौर पर। स्नोबॉल भी क्या है एक नॉन जो रैंडम टेक्निक है उसका एक टाइप है। इसमें क्या करते हैं सिलेक्शंस ऑफ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जो प्री डिफाइंड नंबर है उसको क्या कर सकते हैं हम उसका सिलेक्शन किया जाता है किसमें से एक स्पेसिफिक सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस में थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं क्वाटा बोलते हैं। स्नोबॉल में भी क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट एलिजिबल, सबसे पहले जो फर्स्ट जो केस है उसको हम क्या करते हैं फर्स्ट जो सब्जेक्ट है फर्स्ट केस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद वो उससे ही रिलेटेड क्या करेंगे। जैसे स्नोबॉल होती है ना एक छोटी सी बॉल स्नो की बन जाती है, उसके बाद वो क्या होता है कि जैसे ऊपर पहाड़ पर से वो नीचे से क्या होता है रोल करता हुआ आता है, उसके साथ साथ और भी जो स्नो पार्ट्स होते हैं उसमें ऐड होते जाते हैं और इस पर क्या बन जाता है एक स्नोबॉल बन जाता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं एक सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं एलिजिबल फर्स्ट सब्जेक्ट को, उसके बाद क्या करते हैं होल पॉपुलेशन को उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम उसको आइडेंटिफाई करते जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ये सैंपल टेक्निक यूज में आती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पुअरेस्ट सेक्स रेशियो अमॉन्ग द इंडियन स्टेट इज फाउंड। ठीक है, पुअरेस्ट सेक्स रेशियो किसमें होता है, ठीक है आपको बताना है, पहले हमने बता दिया इसमें ए ऑप्शन आसाम है, बिहार है, राजस्थान है, फिर हरियाणा है। पुअरेस्ट सेक्स रेशियो क्या है कि हरियाणा में होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमॉन्ग द इंडियन स्टेट, हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, तो सेक्स रेशियो आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल कितनी होती है। तो सबसे ज्यादा जो फीमेल्स होती है वो कहाँ पर होती हैं, ये होंगे आपको बताना। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, सी केरला, या डी हिमाचल प्रदेश। तो इसमें हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो होता है वो किसका होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केरला का सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो होता है। नेक्स्ट है कि बर्थ रेट इज लो, ये हम पहले कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स इन इंडिया आर, इंडिया में वाइटल स्टैटिक्स के क्या इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। ऑप्शन ए है पॉपुलेशन सेंसस है, ठीक है जनगणना, ठीक है, और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, या फिर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, या ऑल ऑफ द अबाव है। किन किन से हम वाइटल स्टैटिक्स की जानकारी ले सकते हैं, कौन कौन से इसके सोर्स होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सभी क्या है इसके इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके वाइटल स्टैटिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द सर्वे विल बी कंडक्टिंग इन एवरी, ठीक है जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें जो सर्वे किया जाता है वो कब किया जाता है, 6 मंथ में किया जाता है, या फिर 1 ईयर में किया जाता है, 5 ईयर में किया जाता है, या आपको बताना है 3 मंथ में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हर 6 महीने में क्या किया जाता है इसका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का क्या करता है सर्वे करता है। नेक्स्ट इज ए सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड, जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है कब पास हुआ था, 1969 में, 1881 में, और 1950 में, या फिर 1947 में। आपको इसका बताना है सही आंसर क्या होगा। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड, कब पास हुआ था, ये हुआ था 1969 में क्या हो गया था, ये पास हो गया था। और कब इसको एस्टेब्लिश आया, मतलब कब ये प्रभाव में आया था, 1973 में ये प्रभाव में आया था। ठीक है, और ये तो पता ही आपको 1881 में क्या हुई थी, पहली जनगणना हुई थी इंडिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट ऑफ IDSP लोकेटेड। जो सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट है किसकी, IDSP की, वो कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन ए है आपके NCDC में है, ICMR में है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है, या फिर एम्स में है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, NCDC। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि IDSP की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या है IDSP? तो IDSP की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। I से इंटीग्रेटेड, D से डिजीज और S से सर्विलेंस और P से प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इसके यूनिट है वो कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन मैंने बताया था, सही आंसर क्या था, NCDC में है। ठीक है, NCDC कहाँ पर है, दिल्ली में है। इस NCDC क्या होती है, ये होता है नेशनल सेंट्रल डिजीज ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये दिल्ली में है। और ICMR की फुल फॉर्म आपको पता होगा। ICMR क्या होता है, ये होता है इंडियन काउंसलिंग मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो इसकी जो IDSP के यूनिट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, NCDC दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वो हम। डैश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन क्वालिटी और एट्रीब्यूट एंड नॉट ऑन प्रिसिस मेजरमेंट। ठीक है, तो जो ये है किसके ऊपर डिपेंड है, इसको क्या बोलेंगे हम, डैश एनालिसिस। कौन सा ऐसा एनालिसिस इज बेस्ड ऑन क्वालिटी, जो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। ऐसा एनालिसिस जो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है या फिर एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड है, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, नॉट प्रिसिस मेजरमेंट। मतलब ऐसा नाप तोल वाला जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, ऐसे प्रिसिस मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड है, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। ऐसे एनालिसिस को हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा बोलेंगे, या क्वालिटी बोलेंगे, या क्वांटिटी बोलेंगे, नन ऑफ द अबव बोलेंगे। तो क्वेश्चन में ही क्या है इसका आंसर छुपा हुआ है। तो इसमें क्या बोला, क्वालिटी के बेस के ऊपर ऐसा एनालिसिस, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स हैं और भी जो स्टूडेंट उनको इस तरह के क्वेश्चंस का बेनिफिट मिल सके। ना 4 कलर कोडेड फॉर बैग इन BMW। BMW बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और चाहे किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे आप DMLT से हो, लैब से रिलेटेड हो, या फिर नर्सिंग से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से हो, ये जो टॉपिक है BMW का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये टॉपिक जितना इजी है उतना ही क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने इसकी अपनी अलग से एक वीडियो और बना रखी है BMW की, तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन अपने इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर जाकर के वो अच्छी तरह से डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। और मैंने इसको शॉर्ट में भी इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा, 4 कलर कोडेड फॉर बैग इन BMW में कितने कलर कोडेड के बैग होते हैं, 4 कलर के होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि BMW में जो कितने कलर कोड का यूज करें, तो इसमें आता है 4 कैटेगरीज को इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन क्या है इसमें, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये वाला है, या फिर रेड, ब्लू, व्हाइट, या फिर ब्लैक है। सी ऑप्शन में येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक है, या फिर डी ऑप्शन में क्या है, येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। इसमें जो कलर कोड होते हैं वो 4 कलर कोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला जो कलर कोड होता है वो होता है येलो, उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होती है रेड, थर्ड कैटेगरी में क्या आती है, व्हाइट आता है, और जो फोर्थ कैटेगरी होती है वो क्या होती है, ब्लू की होती है। ठीक है, इसको मैं और डिटेल से इसी वीडियो में समझाऊंगी आपको। जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है, इसमें जो कैटेगरीज हैं वो कितनी डिवाइड कर रही है, 4 दी है। येलो है, फिर सेकंड कैटेगरी रेड है, फिर व्हाइट है, और उसके बाद है ब्लू। जो येलो है उसमें कौन से जो कंटेनर बैग है उसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग होता है, एंड सेपरेटेड कलेक्शन सिस्टम
लीडिंग टू इन्फ्लुएंट एंड ट्रीटमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए होता है। अब ये क्या होता है, नॉन क्लोरिनेटेड होता है, रेड वाला भी, और प्लास्टिक बैग होता है। और ये क्या होता है, व्हाइट क्या होता है, ट्रांसुलेंट होता है, ठीक है। पंचर लीक टेम्पर प्रूफ, ये क्या होता है, पंचर प्रूफ होता है, ठीक है। और जो ब्लू होता है वो क्या होता है, कार्डबोर्ड बॉक्स होता है। कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि जो व्हाइट कैटेगरीज होती है, जो थर्ड कैटेगरी का जो हम कंटेनर यूज करते हैं वो किस तरह का होता है, पंचर प्रूफ होता है या फिर कैसा होता है, कार्डबोर्ड का होता है या फिर प्लास्टिक बैग होता है। तो आपको बताना है इसमें क्या होता है, ये पंचर प्रूफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें, आगे मैं बताऊंगी आपको अच्छी तरह से, इस चार्ट से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कौन से बैग में किस तरह के हम वेस्ट को सेग्रीगेशन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जो व्हाइट वाला होता है उसमें क्या करते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट को इसमें सेपरेट वो करते हैं, कलेक्शन करते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, पंचर प्रूफ होता है, लीक प्रूफ और पंचर प्रूफ होता है। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से वेस्ट को हम सेग्रीगेशन करते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी का जो बैग है येलो कलर का, उसमें क्या करते हैं, जितने भी इन्फेक्शियस मटेरियल है, ठीक है, हॉस्पिटल्स के मेडिकल से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शियस है, चाहे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो, एनिमल जिसमें भी ब्लड लगा हो, मतलब जिसमें भी ब्लड स्टेन हो, ऐसा जो वेस्ट है वो किस में जाता है, डायरेक्ट येलो में जाता है, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट है, इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो सॉलिड वेस्ट है आपको उसको किस में डिस्कार्ड करोगे, तो उसमें क्या आ जाएगा कि येलो जो बैग है उसमें हम उसको डिस्कार्ड करेंगे। इसके अलावा केमिकल वेस्टेज है, डिस्कार्डेड मेडिसिन है, ठीक है, इन सभी को हम किस में करेंगे, येलो में करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमिकल और सॉलिड वेस्टेज हो गया, डिस्कार्डेड मेडिसिन हो गई, केमिकल वेस्टेज हो गए, ठीक है, जितने भी इन्फेक्शियस मटेरियल हैं उनको हम किस में करेंगे, येलो बैग के अंदर क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है, येलो बैग में जो भी हमने वेस्ट डाला है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या तो इंसिनरेशन करेंगे, उसको जलाएंगे, या फिर उसको डीप बरील करेंगे, उसको क्या कर देंगे, गड्ढे में गाड़ देंगे उसको, या फिर एक और है प्लाज्मा प्रोलाइसिस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट डिस्पोज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अब हमारा रेड। रेड में क्या होता है, रेड में हम क्या डालते हैं, जितने भी रबड़ के जो वेस्ट मटेरियल है जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, आर फॉर रिसाइकल, आर फॉर रबड़ और आर फॉर रेड, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको रिलेटेड कर, को रिलेटेड कर करके याद कर सकते हो। तो कंटामिनेटेड वेस्ट कौन से, ट्यूबिंग है, बोतल है, इंट्रावेनस ट्यूब्स है, सेट कैथेटर्स है, यूरिन बैग है, जितने भी रबड़ के बने हुए जिनको रिसाइकिल हम क्या कर सकते हैं, उनको विदाउट नीडल, ठीक है। सिरिंज, सिरिंज भी क्या होती है, प्लास्टिक की होती है, लेकिन उसमें से क्या नहीं होनी चाहिए, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, क्या निडल, उसको हम उसमें डिस्कार्ड नहीं करेंगे। इसको किसमें करेंगे, निडल को उसको अलग बैग में करेंगे, वो करेंगे हम इसमें व्हाइट वाले में। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ऑटोक्लेव से करेंगे, माइक्रो हाइड्रो और सेंड देम रिसाइकिल, ठीक है। पहले उनको क्या करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे, माइक्रोक्लेव करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, रिसाइकिल के लिए भेज देंगे। क्योंकि अब हम देखते हैं व्हाइट वाले जो इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी जो व्हाइट वाला बैग है, उसमें हम कौन से वेस्ट को करेंगे, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है इंक्लूडिंग मेटल के साथ, ठीक है, उनको हम किस में करेंगे, व्हाइट कंटेनर में करेंगे। इसका जो वो हम करेंगे ट्रीटमेंट, वो कैसे करेंगे, ऑटोक्लेव से, ड्राई हीट से, स्टरलाइजेशन से, फॉलोड बाय द शेडिंग ऑफ मेटिलेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन से करेंगे इनका, ठीक है। ऑटोक्लेव है, ड्राई हीट है, स्टरलाइजेशन से इनका हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। अब आ जाते हैं हम ब्लू के अंदर क्या होता है, जितने भी ग्लास वेयर हैं, ठीक है, जितने भी कांच के कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, ब्लू के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। और इसका जो है तरीका ट्रीटमेंट का वो क्या है, वो ये ऑटोक्लेव से है, माइक्रो है और हाइड्रोक्लेव से इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए इसको भेज देंगे। तो ये हो गया, मैंने सिंपल और शॉर्ट्स में आपको, सिंपल और स्वीट्स में आपको ये बताया है कि BMW किस तरह से होता है और BMW की कैटेगरीज क्या होती हैं और इसके कौन कौन से जो वेस्ट मटेरियल है किस किस में इसको हम यूज करते हैं। तो आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि अब आप आसानी से उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। Now in BMW ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड, किस में किया जाता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल, अभी मैंने बताया पूरी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया, तब आसानी से आप इनके आंसर दे सकते हो। तो ऑप्शन ए आपके सामने है येलो में,
बी है रेड में, सी है ब्लैक में, या डी है ब्लू में। तो इसका सही आंसर आपको पता है, पता चल गया होगा क्या है इसका सही आंसर हो गया इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग, बोटल्स, आईवी ट्यूब्स है, सेट्स है, कैथेटर्स है, ये सारे किस में जाएंगे? बहुत इजी है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रेड। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी ट्रेड कॉन्स्टिट्यूंस, ये हमने पहले ही क्वेश्चंस कर लिया है, ठीक है, तो हम इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इज एन एग्जांपल ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन किसको बोलते हैं हम? ऐसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल अक्वायर्ड हो, ऐसे इन्फेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहेंगे। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट बताना, एक्सेप्ट ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको ये नहीं दिखता एक्सेप्ट और आप सीधे ही क्या पढ़ते हैं? इज एन एग्जांपल ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? गलती कर बैठते हो और क्वेश्चंस को गलत कर बैठते हो। उस टाइम पर आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो क्वेश्चंस क्या है? इज एन एग्जांपल ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शंस एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट तो ध्यान रखना है कि ये इसको छोड़ करके क्या है इसमें? इज एन एग्जांपल ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शंस का कौन सा एग्जांपल है एक को छोड़ करके? तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी क्या है? नोजोकोमियल इन्फेक्शंस है। दूसरा है आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तीसरा है हेपेटाइटिस सी, और दूसरा डी है आपका हेपेटाइटिस बी। तो इसमें से कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन नहीं है, बाकी तीनों क्या है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। द कलर ऑफ बैग विच इज इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज। जो सॉलिड वेस्ट है वो किसमें होता है? अभी बताया मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, येलो में आएगा ना। मेजोरिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें किसकी मेजोरिटी होती है? केमिकल्स की होती है, फार्मास्यूटिकल होती है, या फिर रेडियो एक्टिव है, साइटोटॉक्सिक्स है, या नॉन हजार्डियस है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है? 80% नॉन हजार्डियस होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉन हजार्डियस वेस्ट। Like in BMW, needle and syringe with fixed needle scalpel should be segregated in। अब बताना है आपको जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है ये सारे, निडल है, ठीक है, सिरिंज है, सिरिंज, ठीक है, और स्केपल्स है, वो किसमें किए जाएंगे? बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर शार्प इंस्ट्रूमेंट किसके लिए हम करते हैं? वाइट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वाइट। इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी इज लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल एट द। जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है जनरल हॉस्पिटल में, वो कौन से लेवल पर होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या अबाउ, या फिर स्टेट लेवल पर, सीएससी लेवल पर, या फिर नन ऑफ द अबाउ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होती है? इन्फेक्शियस कंट्रोल कमेटी लोकेटेड होती है ना। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इंक्लूड, जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, उसमें कौन कौन अधिकारी होते हैं, कौन कौन इसमें अपॉइंटेड होते हैं? ठीक है, तो कौन होता है? एक तो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर होता है, एक होता है क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर होता है, एक होता है मेडिकल सुप्रीडेंट होता है, एंड नर्सिंग सुप्रीडेंट, मेडिकल सुप्रीडेंट और नर्सिंग सुप्रीडेंट। तो इसमें आप क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा डी, सभी क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन ऑल रिकॉर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन हाइड्रोक्लेव ऑटोक्लेविंग फॉर अ पीरियड ऑफ। मतलब कितने टाइम के लिए इसके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाता है? ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसके लिए जा रहे हैं? ये जिनका क्या हो रहा है? इंसिनरेशन हो रहा है, हाइड्रोक्लेव और ऑटोक्लेव हो रहा है, वो कितने साल के लिए होता है? 5 ईयर के लिए। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आर। जो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस है उसका क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? आपको बताना है। ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस ऑयूरस है, या फिर बैक्टीरिया है, या फिर है एंट्रोवायरस है, या एस्परजिलस है, या आपको बताना है ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो सभी क्या है ये इसके नोजोकोमियल इन्फेक्शंस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी विल बी द राइट आंसर। स्टेफाइलोकोकस ऑयूरस बैक्टीरिया भी है, और एंटेरोवायरस भी है, और एस्परजिलस ये भी है। Now discarded and contaminated glass including medicines, vial, ampulla, except
एक्सेप्ट टॉक्सिक वेस्टेज शुड बी प्लेस इन विच कंटेनर, आपको बताना है इसमें कौन से कंटेनर में इसको डिस्कार्ड करेंगे। तो आपको बताना है क्या है इसमें, ग्लासवेयर। ग्लासवेयर किस में जाते हैं, सीधे ही अपने जाएंगे इसमें ब्लू में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब आ जाता है ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट। जो येलो कैटेगरी है उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ऑटोक्लेव से करेंगे या एनकैप्सुलेशन से करेंगे, इंसिनेशन और डीप बरियल से करेंगे, या फिर क्या करेंगे, क्लोराइड ट्रीटमेंट से करेंगे। हाइपोक्लोराइड ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। तो इसका बताया मैंने आपको, जो येलो कैटेगरी में वेस्ट जाएगा उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डीप बरियल से करेंगे या फिर इंसिनेशन से करेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, इंसुलेशंस ऑफ डीप बरियल। नेक्स्ट है BMW मैनेजमेंट रूल्स 2016 शुड फर्स्ट कैटेगरीज, इसमें क्या आएगा, ठीक है। शेड्यूल होता है, फर्स्ट शेड्यूल में किसको डिस्क्राइब किया गया, इसके 4 क्या हैं शेड्यूल्स हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है, फोर्थ में क्या आता है। तो आपको मैं इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ कि जो ऑप्शन ए है इसमें हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट शेड्यूल में आता है, किसमें, बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, ठीक है। उनका सेग्रीगेशन करना, कलेक्शन करना और ट्रीटमेंट करना, ठीक है। ये कैटेगरीज जो डिवाइड करते हैं, कौन सी कैटेगरी, 4 कैटेगरीज हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं, वेस्ट को सेग्रीगेशन करना, उनका कलेक्शन करना कौन से शेड्यूल में आता है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें क्या आएगा, स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट है उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं और उसको किस तरह से उसको क्या करना है, डिस्पोज करना है। ये किस में आएगा, सेकंड उसमें आएगा, सेकंड शेड्यूल में आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या आएगा कि थर्ड शेड्यूल में अथॉरिटीज आ जाती हैं, लिस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब अथॉरिटीज एंड कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज, मतलब किस किस की ड्यूटी कहाँ कहाँ पर लगेगी, कौन कलेक्शंस करेगा, कलेक्शन के बाद उसको इकट्ठा करके उसको डिस्पोज करने के लिए कहाँ पर इसको ले जाया जाएगा, वहां पर ड्यूटी किसकी है, ठीक है। कौन कौन इसको क्या करें, इंस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी जो ड्यूटीज है अथॉरिटीज की वो कौन से शेड्यूल में आती है, थर्ड शेड्यूल में आती है। इसके बाद आ जाता है फोर्थ शेड्यूल में क्या करता है, लेबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका हम लेबल जो करते हैं, येलो, व्हाइट, रेड, ठीक है, इस तरह से जो लेबल करते हैं कंटेनर्स का, बैग का, वो किस में आता है, तब हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के लिए ले जाते हैं, तब भी क्या करते हैं, उसको लेबल करना जरूरी होता है कि इस मतलब जो हम बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करते हैं उसको उस पर लेबल लिखा रहता है कि ये कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट है, ये कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी डेट को किया है उसको, और कितने घंटे तक उसको अपन वहां पर रखा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो 48 आवर्स से ज्यादा तक उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है, डिस्पोज ट्रीटमेंट उसका करना पड़ता है, अदरवाइज वो क्या हो सकता है, हार्मफुल या इन्फेक्शियस हो सकता है। तो जो फोर्थ जो शेड्यूल है उसमें हम क्या करते हैं, लेबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर्स, बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर उसको क्या करते हैं, लेबल करते हैं, और बैग, लेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट बैग और कंटेनर, उनको क्या करना है, हमें लेबल करना है और उनको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए 2016 के जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये इनके शेड्यूल्स हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 4 शेड्यूल्स से, ठीक है। मैंने अच्छी तरह से आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये तो है आज तक हमारे 50 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है हमारे लिए, तो आप तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। बाय बाय।